गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में जो 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनका स्वागत है। और हम जो चर्चा कर रहे थे अध्याय संख्या जो हमारा चल रहा था राजनीति विज्ञान के अंदर चौथा, और वो अध्याय था हमारा कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंदर हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे वो था प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री के बारे में हमने चर्चा की थी कल ही, जिसके अंदर चर्चा में हमने ये चर्चा की थी कि जिसका लोकसभा में बहुमत होता है, जिस राजनीतिक दल का, उस बहुमत दल के नेता को क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है, या प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर आगे चल करके क्या करता है प्रधानमंत्री, और जो विभिन्न मंत्रियों का चुनाव करता है। चुनाव का मतलब उन विभिन्न मंत्रियों में ये तय करेगा कि किस व्यक्ति को उसकी राजनीतिक महत्व के आधार पर या राजनीतिक प्रतिष्ठता के आधार पर किस व्यक्ति को कौन सा मंत्री पद दिया जाना है। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा है, मंत्रियों के अंदर आपस में सामंजस्य बैठाने का या तालमेल बैठाने का कार्य है, और सरकार का मुख्य प्रवक्ता है। ये सारे काम कौन किसके हैं? प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री वही बनेगा स्पष्ट तौर पे जिसका लोकसभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत प्राप्त है, उस बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाता है। हमने ये भी चर्चा की थी कि प्रधानमंत्री ने ठीक है मंत्री बना दिए हैं, चाहे प्रधानमंत्री है चाहे उसमें मंत्री हैं, उन मंत्रियों के लिए ये भी जरूरी है कि वो प्रधानमंत्री के तौर पे या मंत्री के तौर पे तब तक ही रह सकते हैं जब तक उनको दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। यदि उसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री और चाहे कोई सा भी मंत्री हो, उन सभी के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है। अब संसद में चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, संसद का सदस्य हुए बिना यदि वो संसद का सदस्य नहीं है, दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, तो कोई भी जो व्यक्ति है वो मंत्री या प्रधानमंत्री बन भी जाए तो उसको 6 महीने के भीतर कितने समय में, कल भी मैंने चर्चा की, 6 महीने के भीतर क्या करना पड़ेगा? उसको संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना उसके लिए जरूरी है, अन्यथा उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा मंत्री का। मंत्री में प्रधानमंत्री भी आ गया और मंत्री भी आ गए, अन्य मंत्री भी, उसको अपना पद को छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए अब बात यह है कि प्रधानमंत्री जो मैंने कहा था भाई मंत्री परिषद, मंत्रियों को बनाता कौन है? प्रधानमंत्री। तय कौन करता है कौन सा व्यक्ति कितने मंत्री होंगे, कितने होने चाहिए, ये तय कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो क्या था कि 91वें संविधान संशोधन 2003 से पहले ये व्यवस्था थी कि प्रधानमंत्री क्या करता था? अपनी इच्छा से चाहे जितने मंत्री बना लेता था, किसी को राज्य मंत्री, किसी को कैबिनेट मंत्री, किसी को जो उप मंत्री, इस प्रकार के उनको लालच दे करके विभिन्न राजनीतिक दलों को और अपने गठबंधन में शामिल करके और वो बहुमत प्राप्त कर लेता था। ऐसी स्थिति में इस मंत्री परिषद के जो इस प्रकार की, जिसमें राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री होते, उसको मंत्री परिषद का इसका आकार क्या होता? बहुत बड़ा हो जाता था। उसके लालच में आ जाते थे कौन? विभिन्न राजनीतिक दल, और अपना समर्थन दे देते थे। अब इस लालच को समाप्त करने के लिए क्या किया गया? मंत्री परिषद के आकार को निश्चित किया गया कि मनमर्जी से चाहे उतने नहीं बना सकता है कौन? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का आकार चाहे जितना नहीं कर सकता है, बल्कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से यह तय किया गया है, चाहे ये राज्यों के अंदर भी वही स्थिति लागू है कि मुख्यमंत्री को भी मंत्री परिषद बनानी है, तो उसके लिए ये फिक्स 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा उसका भी निश्चित यही आकार कर दिया गया है कि 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। कौन सी सदन की? जनता के सदन। जैसे केंद्र के अंदर जनता का सदन है लोकसभा, तो लोकसभा की कितनी सदस्य संख्या है? जैसे हम चर्चा करते हैं 543 है। 543 जो भी 545 या 2 एंग्लो इंडियन सदस्य आ जाते हैं, तो इसके अंदर 543 के अंदर या 545 में कितना परसेंटेज? 15%। इसका निकाल लो आप। आज यदि मोदी जी मंत्री परिषद चाहे जितनी बड़ी नहीं बना सकते, इसका 15% कर लो आप। 100 पे 15 है तो 545 पे कितने होंगे? लगभग 80-81, जो भी भैया 80 के आसपास। इतने व्यक्तियों से ज़्यादा, इतने सदस्यों से ज़्यादा वो मंत्री अपने मंत्री परिषद में शामिल नहीं कर सकता। इसी प्रकार से राज्यों के अंदर भी जो जनता का सदन है, विधानसभा होती है राज्यों के अंदर जनता का सदन, और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, हम राजस्थान का उदाहरण ले लेते हैं, उसके अंदर जैसे राजस्थान से
टोटल कितनी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 200। अब 200 के अंदर अब जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब है वो अपनी मंत्रिपरिषद का कितनी मंत्रिपरिषद बना सकते हैं। यहाँ पे कितनी मंत्रिपरिषद का आकार हो सकता है राजस्थान के अंदर, वो है 15%। तो 1500 पे 15 है तो 200 पे कितने हो गए, 30 व्यक्तियों से ज्यादा मंत्रिपरिषद का आकार नहीं हो सकता है। मंत्रिपरिषद के अंदर मैंने बता दिया आपको 3 आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन तीनों को मिलाकर के क्या बनाई जाती है, मंत्रिपरिषद कहलाती है सामूहिक रूप से। तो इसके अंदर जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद का आकार। मंत्रिपरिषद का आकार देखो, पहले मंत्रिपरिषद चाहे जितनी हो सकती, चाहे जितनी बड़ी परिस्थितियों, समय और परिस्थितियों के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार तय किया जाता, परंतु 2003 के अंदर 91वें संविधान संशोधन के द्वारा यह तय कर दिया गया कि अपनी इच्छा के अनुसार बहुत ज्यादा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या नहीं हो सकती है। उसका 15%, लोकसभा का 15% और राज्यों के अंदर विधानसभा का 15%, कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा मंत्रिपरिषद का आकार नहीं हो सकता है। पहले बहुत लंबी या बड़ी परिस्थितियां या समय के अनुसार तय की जाती थी, उस व्यवस्था को समाप्त करके अब चाहे जितनी मंत्रिपरिषद का आकार नहीं कर सकता है प्रधानमंत्री या राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री, उसके लिए ये व्यवस्था कर दी गई है कि उस सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 15%। तो इसके अंदर मंत्रिपरिषद का आकार में संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम अधिनियम 2003 के अनुसार संविधान के 91वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 के अनुसार, 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा, केंद्र के अंदर लोकसभा आ गई, केंद्र में तो हो गई लोकसभा, और राज्यों में विधानसभा, राज्यों में विधानसभा, राज्यों के अंदर, केंद्र के अंदर लोकसभा हो गई और राज्यों के अंदर विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक न होगी, अधिक नहीं होगी भाई। किसकी, देखिए ध्यान में रखना है, इससे पहले अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी मंत्रिपरिषद का आकार बना सकता था प्रधानमंत्री, परंतु इससे क्या होता था, लाभ, लालच, प्रलोभन दिए जाते थे बहुमत प्राप्त करने के लिए विभिन्न दलों को। जो बड़ा दल होता था वो, क्या आप हमारे को समर्थन दे दो लोकसभा के अंदर और हम आपको इस प्रकार से मंत्री बना देंगे, परंतु इससे क्या होता था, मंत्रिपरिषद का बहुत बड़ा आकार हो जाता था। इस आकार को सीमित करने के लिए हमारे संविधान के अंदर 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार जो मंत्रिपरिषद है उसके आकार को निश्चित कर दिया गया है। केंद्र के अंदर लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से ज्यादा नहीं होगी, और जो भी राज्य है उसकी जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है उसके 15% से ज्यादा मंत्रिपरिषद का आकार नहीं होगा।
कम हो सकता है, उससे आज ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो राजस्थान से 30 और सेंट्रल से मैंने केंद्र से बता दिया लोकसभा की जितनी सदस्य संख्या है कुल, उस सदस्य संख्या का 15% निकाल लो। तो इस प्रकार से ये मंत्रिपरिषद का आकार को निश्चित किया गया है, किसके द्वारा 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार क्या किया गया है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या केंद्र के अंदर लोकसभा और राज्यों के अंदर विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक न होगी। न का मतलब नहीं होगी। देखो संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, हमारे को बार बार कई बार ध्यान में आता है कि संसदीय शासन भारत के अंदर अपनाया जाता है, जिस ब्रिटेन में भी संसदीय शासन, तो वहाँ पे कैसी क्या व्यवस्था है। तो इसके अंतर्गत सबसे बड़ी विशेषता होती है कि कार्यपालिका निरंतर रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में, मतलब कार्यपालिका के ऊपर किसका नियंत्रण होता है, कार्यपालिका के ऊपर, हम कार्यपालिका पढ़ रहे हैं ना, इसके ऊपर किसका नियंत्रण होता है, विधायिका, जिसको हम व्यवस्थापिका कहते हैं, जिसको हम साधारण रूप से संसद भी कहते हैं। परंपरागत रूप से हम संसद के तौर पे भी हम विधायिका को या व्यवस्थापिका को मानते हैं। इसके 2-3 नाम है, विधायिका भी बोलते हैं, फिर इसको व्यवस्थापिका भी बोलते हैं, इसको संसद भी कहते हैं। तो कार्यपालिका के ऊपर किसका नियंत्रण होता है, कार्यपालिका किसकी देखरेख में काम करती है, उसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, वो होता है विधायिका का। किसका होता है, विधायिका। सरकार के 3 अंग होते हैं ना, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, जिसके अंदर कार्यपालिका के ऊपर किसका नियंत्रण होता है, विधायिका का। ये कौन सी व्यवस्था के अंदर पाया जाता है, संसदीय व्यवस्था के अंदर। हमारे यहां पर देखो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। कई बार ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी, किसके प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद है ना, जो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार होती है। जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति जिम्मेदार है, वो किसके प्रति है भाई, लोकसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होती है, हमेशा लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। अपने यहाँ पे चर्चा करें लोकसभा के प्रति, तो जबकि जैसे राज्यों के अंदर किसके प्रति होती है, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर जो मंत्रिपरिषद है, मंत्री तो है यहाँ माननीय अशोक गहलोत जी की जो मंत्रिपरिषद है, उसके अंदर जो भी जितने भी मंत्री हैं वो सारे मंत्री अशोक गहलोत जी और जो भी मंत्री हैं वो सारे के सारे किसके प्रति उत्तरदायी है, केंद्र के अंदर जैसे लोकसभा है तो राज्य के अंदर क्या है, राजस्थान में विधानसभा के प्रति किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, वो सदैव विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति, उद्विधान। केंद्र के अंदर किसके प्रति होते हैं, हमेशा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति हमेशा उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ सामूहिक रूप से उत्तरदायी का क्या अर्थ है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है। इसका अर्थ क्या है, देखो सामूहिक रूप से उत्तरदायी का अर्थ क्या है भाई, सामूहिक रूप से उत्तरदायी का अर्थ है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है, केंद्र के अंदर लोकसभा में, जो सरकार देश के अंदर लोकसभा में विश्वास खो देती है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है, उसको अपने पद से हटना पड़ता है, मतलब अपना पद त्यागना होता है। जिस भी सरकार ने, जिसने भी, जो भी, जैसे वर्तमान में मोदी जी सरकार है, केंद्र के अंदर किसकी सरकार है, मोदी जी। और यदि मोदी जी का विश्वास, मोदी जी अपना जो मोदी जी की सरकार है, और यदि ये सरकार लोकसभा के अंदर विश्वास मत खो दे तो ऐसी स्थिति मोदी जी को और उसकी मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा अपने पदों से। मोदी जी भी छोड़ना पड़ेगा और उसके मंत्रियों को भी छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मोदी जी और उसके मंत्री सदैव किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि मोदी जी भी एक मंत्री है, वो प्रधानमंत्री है, और अन्य मंत्री वो सब किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति। यह होता है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत।
इस सिद्धांत के अनुसार देखो, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होती है, मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्य काम करने वाली समिति है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी का अर्थ है इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किस बात को दोहराया गया है, इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद क्या है भाई, संसद की एक कार्यकारी समिति। मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है कि एक काम करने वाली समिति माना गया है। किसको, संसद, किसको माना गया है, मंत्रिपरिषद को। संसद की एक काम करने वाली समिति है और उस समिति का नाम है मंत्रिपरिषद, जो काम करती है देश के लिए। तो केवल इसको मंत्रिपरिषद को संसद की एक कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। कि क्या करती है, संसद के एक प्रतिनिधि के रूप में। प्रतिनिधि कौन, मंत्रिपरिषद। कि क्या है, प्रतिनिधि है संसद, संसद की प्रतिनिधि कौन, मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद आगे चल के क्या करती है, देश के अंदर शासन करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर, और सामूहिक उत्तरदायित्व है जो सामूहिक जो उत्तरदायित्व है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी, ये जो है मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। सामूहिक जो उत्तरदायित्व है ये किसके, मंत्रिमंडल के एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। कैसे है भाई, तैरते हैं तो सब एक साथ तैरते हैं, डूबते हैं तो एक साथ में डूबते हैं। इसको कहते हैं मंत्रिमंडल का एकजुटता का सिद्धांत। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद अलग है। मंत्रिपरिषद में तो तीनों कड़ी आ जाती है, मंत्रिमंडल भी आ जाती है, कहने को कैबिनेट मंत्री जो अपने विभागों के स्वतंत्र प्रभाव, और दूसरा जो राज्य मंत्री हैं, तीसरे जो उप मंत्री, इन तीनों को मिला देंगे तो मंत्रिपरिषद बन जाएगी। परंतु जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो अपने विभागों के स्वतंत्र प्रभारी हैं, उनके समूह को हम क्या कहते हैं, उनकी संख्या कम होती है, उनके समूह को कहते हैं अपन मंत्रिमंडल। किसको, कैबिनेट मंत्रियों के समूह को क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल के एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है कौन, सामूहिक उत्तर। मंत्रिमंडल ने जो फैसला लिया है या मंत्रिमंडल के अंदर किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया मंत्रिमंडल के अंदर एक व्यक्ति के खिलाफ, तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण जो है, जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को, मंत्रिमंडल के साथ साथ में जितने भी मंत्रिपरिषद हैं उन सबको त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो इसलिए एकजुटता, मंत्रिमंडल में एकजुटता बनी रहेगी। जो अपने विभागों के स्वतंत्र प्रभारी हैं उनमें यदि एकजुटता है तो ऐसी स्थिति में तो वो सरकार के अंदर काबिज रहेंगे। जैसे ही उनमें एकजुटता टूटी, उन्हें फूट पड़ी, एकजुटता एक दूसरे के खिलाफ गए, ऐसी स्थिति में जो मंत्रिमंडल क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का उसने अवहेलना किया, तोड़ दिया सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को, उनमें एकजुटता नहीं दिखाई दी, तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो गया मंत्रिमंडल के किसी भी मंत्री के खिलाफ, मंत्रिमंडल में जो अपने विभाग का स्वतंत्र, ऐसी स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा। क्योंकि मंत्रिमंडल के को सहयोग करने के लिए राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्रियों को सहयोग करने के लिए उप मंत्री होते हैं, और इन तीनों मंत्रियों को मिलाकर के मंत्रिपरिषद। तो यदि जो मंत्रिमंडल के अंदर जो स्वतंत्र प्रभार है, यदि उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो गया तो मंत्रिमंडल त्याग पत्र देगा। मंत्रिमंडल त्याग पत्र देगा तो उसके अधीन जो मंत्री हैं उनका भी त्याग पत्र समझा जाएगा। इस कारण से ये माना जाता है कि मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो इसके लिए ये कहानी है, ये कहावत है कि सब एक साथ तैरते हैं, सब एक साथ डूबते हैं। तो सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध कोई मंत्री है, यदि उस एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। जितनी भी जो मंत्रिपरिषद है उस सारी की सारी मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये बात मैंने बता दी है आपको।
इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मंत्रिमंडल की नीति, यदि कोई मंत्री है मान लो, और मंत्रिमंडल ने, जो भी मंत्री स्वतंत्र प्रभारी हैं, जो कैबिनेट मंत्री, उनका समूह जो मंत्रिमंडल है, उसने कोई निर्णय ले लिया है देश के अंदर कि ये काम करना है, और उस निर्णय से उसके अधीन या जो अन्य जो मंत्री वो उस निर्णय से सहमत नहीं होते हैं या उस निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको यदि वो सहमत नहीं है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है, उसको त्याग पत्र देगा। यदि वो त्याग पत्र दे दिया तो ऐसी यदि उसने उसका विरोध कर दिया, एकजुटता नहीं दिखाई, उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाई किसने, उस मंत्री ने, जो मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिया है, तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि संपूर्ण मंत्रिमंडल को या संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़े। तो इसलिए एकजुटता के अंदर यह है कि जो मंत्रिमंडल ने फैसले लिए हैं, सभी मंत्रियों के लिए ये है कि वो फैसला चाहे अच्छा है, चाहे गलत है, चाहे सही है, जो सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल ने फैसले, उस फैसले को विभिन्न मंत्रियों को मानने चाहिए। अन्यथा मान नहीं रहा है तो ऐसी स्थिति में चुपके से अपना त्याग पत्र उसको अपने पद से दे देना चाहिए, क्योंकि अन्यथा यदि उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। अन्यथा एक मंत्री ने यदि अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे दिया तो पूरी मंत्री परिषद बनी रह जाएगी, पूरा मंत्रिमंडल बना रहेगा, केवल एक पद खाली होगा। तो इसलिए सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पे काम करती है कि एक साथ में काम करना, एक साथ में तैरना और एक साथ में डूबना। कि इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मंत्रिमंडल की नीतियों को या निर्णयों से सहमत नहीं है तो उसे उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे देना चाहिए। जिस नीति के बारे में सारे मंत्रिमंडल ने सामूहिक उत्तरदायित्व से उसे माना है और उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी है, तो इसलिए सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित ये काम करती है। कौन? मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद। तो अब कल हम चर्चा करेंगे भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री है और मंत्री परिषद है वो किस प्रकार से एक दूसरे के अंदर संबंध लिए हुए हैं, एक दूसरे से के अंदर जुड़े हुए हैं, कैसे अपनी भूमिका प्रधानमंत्री मंत्री परिषद में भूमिका निभाती, मंत्री परिषद में भूमिका निभाता है और मंत्री परिषद किस प्रकार से देश के अंदर कार्य करती है, इन सब के बारे में हम कल चर्चा करेंगे।